बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और खबरें। काफ़ी जोड़ तोड़ चल रहा है, जोड़ तोड़ की सियासत रूज पे है। किसी की टांगें खींची जा रही हैं, किसी से इस्तीफ़ा मांगा जा रहा है, किसी को धमकी दी जा रही है, किसी को ब्राइब ऑफर की जा रही है। सब कुछ हो रहा है अपना इक़्तिदार बचाने के लिए, और इक़्तिदार जो है लग नहीं रहा कि ये इक़्तिदार जारी और सारी रह सकेगा, क्योंकि काफ़ी मुश्किल हालात आ चुके हैं। और उसकी रीज़न ये है कि इंतखाबात की वजह से सारे मामला अटक गए हैं, और इंतखाबात करवाने हैं 90 दिन के अंदर अंदर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में। और पंजाब का इलेक्शन जो है वो पोस्टपोन होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, और सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला मुतवक्के है वो यही है कि पंजाब में इलेक्शन शेड्यूल जो जारी कर दिया गया है उस शेड्यूल के मुताबिक इलेक्शन करवाए जाएं। इस बात का बहुत ज़्यादा इम्कान है, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, और इसी वजह से हाथ पांव फूले हुए हैं। और पहले धमकियां दी गई, और धमकियों के बाद जलसायाम में तस्वीर दिखाई गई ऑनरेबल जजेस की, उनको ब्लैकमेल करने की कोशिश की गई। लेकिन उसके बाद फिर वो मसला तो हल ना हुआ, उन धमकियों से भी फिर मुलाकातें की गई, मुलाकातें भी नाकाम हुई। और ये सब कुछ नाकाम होने के बाद उसके बाद फिर 1997 का फार्मूला जो है वो अप्लाई करने की कोशिश की जा रही है कि जजेस को तकसीम किया जाए, और सुप्रीम कोर्ट को तकसीम किया जाए, हाई कोर्ट को तकसीम किया जाए, आपस में जजेस को तकसीम करके अपनी पसंद के फैसले लेने की कोशिश की जाए। और स्टेबिलिटी जो अदम इस्तेहकाम है, पूरे मुल्क में सियासी बहरान चल रहा है, आइनी बहरान चल रहा है, मुआशी बहरान चल रहा है, और इसमें एक और बहरान का इजाफा कर दिया जाए, और वो है अदालती बहरान। लेकिन क्या इसमें कामयाबी होगी? मैं क्या फ़ैसला मुतवक्के है? आम इंतखाबात हो रहे हैं, बिल्कुल मेरी इत्तला के मुताबिक, तो इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, आइन में कोई और ऑप्शन नहीं है। आम इंतखाबात को रोकना है तो सिर्फ एक तरीका है, और वो है कि आप मार्शल लॉ नाफिज कर दें, और इसके अलावा कोई नहीं है। और मार्शल लॉ के निफाज का कोई इम्कान नज़र नहीं आ रहा। इसलिए ये किस तरीके से और किस जवाज़ के तहत ये उससे निकलेंगे, अभी तक इनको कोई सुझाई नहीं दे रहा। लिहाजा ये अन्नेवाह लगे हुए हैं, और आज जुमतुल मुबारक है और अहम फैसला मुतवक्के है। आज बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आज फैसला आ जाएगा, और हो सकता है एक आध हो सकता है कि तवील आज की समात हो, और तवील समात के बाद आ जाए। एक और भी आज की समात में एक ख़तरा मौजूद है, उससे भी आगाह करूँगा। लेकिन तो इस वक्त हो क्या रहा है? क्या अमूर ममलिकत सही तौर पर चल रहे हैं? क्या जो रजीम चेंज ऑपरेशन है वो कामयाब हो गया? क्या इनको इक़्तिदार 14 जमाती इत्तेहाद को इक़्तिदार देने का फैसला दुरुस्त था? क्या इन्होंने पाकिस्तान को दलदल से मईशत की अदम इस्तेहकाम मईशत की दलदल से निकाल लिया है? तो सारे सवालों के जवाब है नफ़ी में, ये ऐसा कुछ भी नहीं कर सके। इस वक्त जो कुछ अच्छी खबरें, कुछ साइन होते हैं अच्छी खबरें, और कुछ अर्सा पहले आपको मालूम है कि इमरान खान साहब की गिरफ्तारी की बहुत कोशिश की जा रही थी, उनको गिरफ्तार करना, और उन पर कातिलाना हमला भी हुआ। फिर ज़मान पार्क में हमला हुआ, जुडिशल कॉम्प्लेक्स में आए तो वहाँ पे हमला हुआ, और लास्ट हियरिंग पे आए तो उनकी गाड़ी के शीशे तोड़ दिए गए। यानी अंदर ही अंदर कोई नफरत और बुग़्ज़ जो है वो काफ़ी भरा हुआ, कूट कूट के भरा हुआ है, और वो सारा गुस्सा निकल रहा है। 14 जमाती इत्तेहाद इस वक्त बहुत ज़्यादा प्रेशर में है, स्ट्रेस में है, फ्रस्ट्रेट हुई है। हो ये रहा है कि इमरान खान से जब कल जब बेंच टूटा, तो बेंच एक मेंबर जब माजरत की, उन्होंने जस्टिस अमीनुद्दीन साहब ने, उन्होंने माजरत की कि मैं नहीं सुन सकता। और एक और उसके अंदर से खबर के अंदर से खबर निकली, वो एक जो फुल बेंच का फैसला 2-1 से जो फैसले का बहुत ज़्यादा चर्चा था, कि जिसके तहत जस्टिस अमीनुद्दीन भी वो कल जो है वो बेंच से अलहदा हो गए। फैसला कब का था? ये अब इत्तला आ रही है कि ये फैसला तो 15 मार्च का था, और 15 मार्च का फैसला रखा हुआ था। और पहली बात तो कि वो वैलिड नहीं है, जो कानूनदान बताते हैं, क्योंकि उससे ऑलरेडी पहला जो लार्जर बेंच है वो उसके बरक्स ऑलरेडी एक फ़ैसला दे चुका है। लेकिन इसके बावजूद ये फैसला था जी 12 मार्च का, और 12 मार्च का तहरीर शुदा है, और उस वक्त से पड़ा है। और लेकिन इसका टाइमिंग्स कल क्यों आई? कल या परसों क्यों मंजर आम पे आया ये फैसला? और परसों उस वक्त मंजर आम पे आया जब कंक्लूड हो रहा था केस, उस वक्त ये मंजर आम पे लाया गया। अब 12 मार्च बेंच की तश्कील का इशू बनाया गया, तो ये बेंच तो 12 मार्च से पहले, 12 मार्च के बाद मारिज़ वजूद में आए। जो इस वक्त 5 रुकनी बेंच सुन रहा है मुकदमा, ये तो फिर इसका मतलब है कि ऑनरेबल जज को पहले से इस फैसले का इल्म था, या फिर वो सर से नज़र हो गया। तो बेंच तो पहले ही बन चुका था, बेंच तो बाद में बना है, फैसला पहले आ चुका था।
تو پھر ایک دن پہلے اس فیصلے کو منظر عام پہ کون لے کے آیا، کیوں لے کے آیا، مبینہ طور پہ جو بتایا جا رہا ہے، قانون دان بھی یہی بتا رہے ہیں، وکلا بھی یہ بتا رہے ہیں کہ یہ فیصلہ تو بہت پہلے کا ہے اور یہ رکھا ہوا تھا اور کل اس کو بنیاد بنایا گیا، جواز بنایا گیا۔ تو لہٰذا جو چیزیں ہیں اس میں ہر جگہ پھر اسی طریقے سے جب جسٹس منتخیل صاحب کا فرسٹ ٹائم جو پہلے جو 9 رکنی بینچ اور پھر وہ 9 رکنی سے 5 رکنی ہو گیا تھا، اس میں بھی جو جسٹس منتخیل صاحب کا نوٹ تھا وہ فاروق چنائک صاحب تک پہنچ گیا تھا اور اس پہ چیف جسٹس پاکستان نے حیرت کا بھی اظہار کیا تھا کہ یہ تو ابھی ہمارے پاس دستخط کے نہیں، ہمارے پاس نوٹ نہیں ہے، تو آپ کے تک کیسے پہنچا؟ تو بہرحال اس کا کوئی جواب نہیں دے سکے تھے فاروق چنائک صاحب، تو جسٹس صاحب نے بھی، چیف جسٹس بندیال صاحب نے بھی کو بہت زیادہ زور نہیں دیا تھا۔ تو جو چیزیں نظر آ رہی ہیں جی، ایک تو بیک ڈور چینل پہ کچھ مذاکرات چل رہے ہیں اور وہ مذاکرات اس بنیاد پہ ہو رہے ہیں کہ عام انتخابات جو ہیں وہ ایک ہی دن کروا لیے جائیں، اور اس میں کیا فارمولہ کیا ہوگا، کیونکہ بار بار کہا جاتا ہے گرینڈ ڈائیلاگ کی بات کی جاتی ہے۔ مسلم لیگ نواز جو ہے وہ گرینڈ ڈائیلاگ زیادہ پسند کرتی ہے، جامع مذاکرات، اور اس کے لیے وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ صاحب بھی یہ بات بتا چکے ہیں، خواجہ آصف صاحب بھی کہہ چکے ہیں، برانا ثناءاللہ صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ جامع مذاکرات کے لیے ہم تیار ہیں۔ تو عمران خان صاحب کہتے ہیں الیکشن کے لیے ہونے چاہیے مذاکرات، اور الیکشن کے صرف 1 پوائنٹ ایجنڈا ہونا چاہیے، لیکن مسلم لیگ نواز جو ہے وہ گرینڈ ڈائیلاگ کی حامی۔ اور گرینڈ ڈائیلاگ سے کیا مراد ہے؟ گرینڈ ڈائیلاگ سے مراد یہ ہے، جو ہمیں اڑتی اڑتی خبر ملی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ریفارمز کی جائیں، کانسٹیٹیوشنل ریفارمز، اور اس میں خاص طور پہ یہ جو سزاؤں کا معاملہ ہے اور جو 62-63 کی آرٹیکل ہے اس میں ترمیم کی جائے، اور اس میں ترمیم کر کے نواز شریف صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن ختم کر دی جائے، اور ان کے جو سزائیں ہوئی ہیں ان کے بارے میں بھی نظر ثانی کی جائے۔ یہ گرینڈ ڈائیلاگ کا حصہ ہے، اور نواز شریف صاحب کی وطن واپسی کے لیے راستہ ہموار کیا جائے، اور وہ واپس آئیں تو ان کو سزا یافتہ کے طور پہ نہ آئیں، بلکہ وہ ایک انوسنٹ لیڈر کے طور پہ آئیں۔ تو یہ بہت سارے اف اور بٹس ہیں، جس کی وجہ سے عمران خان صاحب نے تو کہہ دیا تھا کہ ٹھیک ہے جی آپ آئیں، مذاکرات کے لیے ہم تیار ہیں، اور ٹیم بھی تشکیل دے دی تھی، لیکن اس کے آگے پیش رفت نہیں ہو سکی تھی۔ نمبر 1 تو ایک بات بتا دوں کہ ان کو سوٹ نہیں کرتا مذاکرات، عملاً اس وقت ان کو سوٹ نہیں کرتا، خاص طور پہ مسلم لیگ نواز کو، مولانا فضل الرحمان صاحب کو۔ وہ کسی بھی صورت میں مذاکرات نہیں کریں گے، بلکہ اس کو لنگر آن کرتے جائیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی مذاکرات کریں گے، جو بھی بات کریں گے، تو اس کا جو اینڈ رزلٹ آنا ہے وہ آئے گا، قومی اسمبلی تحلیل کرنی پڑے گی قبل از وقت، سندھ اسمبلی تحلیل کرنی پڑے گی، بلوچستان اسمبلی تحلیل کرنی پڑے گی، اور قبل از وقت انتخابات کروانا پڑیں گے۔ اور اس کے لیے ابھی تک اقتدار کے جو جھولے لے رہے ہیں وہ چھوڑنے نہیں چاہتے، اقتدار کے جھولوں کو چھوڑنا نہیں چاہتے، کوئی بھی نہیں چھوڑے گا، نہ مولانا چھوڑیں گے، کیونکہ مولانا صاحب کے اسمبلی گورنر خیبر پختونخوا ہیں، اور پنجاب میں گورنر مسلم لیگ نواز کے ہیں، وزیر اعلیٰ بھی ان کے ہیں، اور یہ کیوں اس طریقے سے کریں گے؟ کیونکہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ آ جائے گا، اور سینٹر میں بھی چھٹیاں ہو جائیں گی۔ 85 وزیر ہیں اس وقت ماشاءاللہ سے، اور 85 وزیر انجوائے کر رہے ہیں، اور 172 کی ٹوٹل ان کی اسٹرینتھ ہے، تو باقی 38 کوئی قائمہ کمیٹی کے چیئرمین ہیں۔ تو یہ سارا کچھ چل رہا ہے، یہ سب کچھ بند ہو جائے گا۔ اس لیے یہ کہتے ضرور ہیں کہ ہم ڈائیلاگ کرنا چاہتے ہیں، لیکن جب گرینڈ ڈائیلاگ کی بات کرتے ہیں وہ بہت سارے مسائل اس میں سے لے آئیں گے، اور ایسی شرائط اور ایسے طریقہ کار رکھیں گے کہ یہ مذاکرات ہوں ہی نہ۔ تو بہرحال یہ ساری کی ساری صورتیں چل رہی ہے۔ اب عمران خان صاحب کے پاس، جب عمران خان صاحب کو پتہ چلا کہ جناب بینچ ٹوٹ گیا، اور کافی لوگ پریشان تھے کہ جناب بینچ ٹوٹ گیا، اب کیا ہوگا؟ اب حالانکہ وہ سماعت مکمل ہونے والی تھی، کل اگر بینچ نہ ٹوٹتا تو کل ہیئرنگ کمپلیٹ ہو جانی تھی، لیکن وہ بینچ ٹوٹنے پہ بہت زیادہ پریشانی اور ایک دفعہ پھر کھلکھلاہٹ چہرے پہ تھی پاکستان پی ڈی ایم پہ اور مسلم لیگ نواز کے، خاص طور پہ مریم صاحبہ بہت خوش تھیں کہ بینچ ٹوٹ گیا۔ لیکن جسٹس عمر رضا بندیال صاحب، چیف جسٹس عمر رضا بندیال صاحب جو ہیں، یہ انہوں نے خوشی پہلے بھی غارت کر دی تھی، جب پہلے ہوا کہ جناب 9 رکنی بینچ میں سے 2 پہ اعتراض کر دیا، وہ الگ ہو گئے، اور اس کے بعد 2 ججز اور ڈراپ ہو گئے، تو یہ اسی وقت ان کی پھر مٹھائیاں بانٹی گئی تھی کہ جناب وہ تو بینچ ہی ٹوٹ گیا، اب کیا ہوگا، 5 ممبرز رہ گئے ہیں۔ لیکن چیف جسٹس عمر رضا بندیال صاحب نے بغیر وقت ضائع کیے اس وقت بھی فوراً نیا بینچ کنسٹیٹیوٹ کیا تھا، اور نئے بینچ 5 رکنی بینچ نے مقدمہ سن کے فیصلہ سنا دیا تھا، اور اب بھی یہ اسی طرح کی ایفرٹس کر رہے ہیں، لیکن سماعت چل رہی ہے، اور سماعت بڑے زور شور سے جاری ہے، اور فیصلہ بھی آنے والا ہے، اور فیصلہ جو بھی آئے گا میرا خیال ہے کہ آئین اور قانون کے مطابق آئے گا، اس سے باہر نہیں آئے گا۔
बहरहाल इमरान खान साहब को जब पता चला जी कि बेंच टूट गया, तो इमरान खान साहब ने बड़ा ही ज़बरदस्त उन्होंने और एंगल से ली बात। उन्होंने कहा जी बेंच 3 रुकनी बेंच हो, 5 रुकनी हो, लार्जर हो, स्मॉल हो, फुल कोर्ट हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारा तो सिर्फ एक ही मौक़िफ़ है कि आइन में दर्ज है कि इंतखाबात जो हैं वो 90 रोज़ से पहले पहले मुनक़िद होने हैं। हमारा सिर्फ एक सिंपल यही मुतालबा है कि आइन के मुताबिक इंतखाबात करवा दिए जाएँ। दैट्स ऑल। उन्होंने कहा जब हम असम्बली तोड़ रहे थे खैबर पख्तूनख्वा के पंजाब की, और बड़े बड़े कानूनदान जो हैं, मुमताज़ कानूनदान, उनसे मशवरा करके ये सारा इक़दाम उठाया गया था, और हमारा मकसद था कि साफ सुथरे मैंडेट के साथ हम वापस आएँ और वापस आके अपने सूबों में हुकूमतें करें, तो जो भी जीतेगा। लेकिन उसमें उसको भी एक रंग देने की कोशिश की गई। तो एक कुछ और चीज़ें भी नज़र आ रही हैं कि चीज़ें ठहराव की तरफ हैं, और रुका हुआ है, कुछ मामलात रुके हुए हैं, और बातचीत की गुंजाइश पैदा की जा रही है कि बातचीत हो और एक ही दिन इंतखाबात करवाएं, क्योंकि ये तो तय है कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के, पंजाब का तो शेड्यूल भी आ चुका है, ये इंतखाबात 6 माह तक डिले कर दिए जाएं, इस बात का चांसेस ना होने के बराबर है, क्योंकि आइन में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। केयर टेकर सेटअप 90 दिन का होता है, निगरान हुकूमतें 90 दिन के लिए आती हैं, उसके बाद वो फारिग हो जाती हैं। तो इसका रास्ता कैसे निकाला जाएगा कि 2 बड़े सूबे बगैर अवामी नुमाइंदगान के और वैसे ही चल रहे हैं, और निगरान हुकूमतें चला रही हैं 2 बड़े सूबों की। 60% रकबा है, टोटल 60% आबादी बनती है जो पूरे मुल्क की, ये 60% अवाम जो है वो अपने नुमाइंदों के बगैर कर रहे हैं। बहरहाल जो गुड न्यूज़ है जी वो है कि तोशा खाना, जिस पे बहुत ज़्यादा हवा खड़ा किया गया था, तो वो 29 अप्रैल तक उसकी समाअत मुलतवी कर दी गई है, यानी कि ईद के बाद तक। उसमें कल हेयरिंग हुई, 29 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई, और बड़े लाइट मूड में गुफ्तगू हुई वहाँ पे। फिर इमरान खान साहब की मुबैना जो किया है बेटी वाला मामला उठाया हुआ है, उस पर भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जजमेंट रिजर्व कर ली है, इस नुक्ते पे कि क्या आया ये काबिल समाअत है भी या नहीं ये दरख्वास्त, क्योंकि ये पहले भी एक इस तरह की शोषा छोड़ा गया था, शरारत की गई थी, और उस वक्त भी अदम सबूत की बिना पे ये दरख्वास्त खारिज कर दी गई थी। अब वो फिर दोबारा किसी और शहरी ने कर दी है, उसका वो कहते हैं कि जी फैसला महफूज, सिर्फ इस नुक्ते पे ये काबिल समाअत है या नहीं है। उसके बाद जो अगला एक वारंट, नाकाबिल ज़मानत वारंट, जज खातून जज को धमकी देने के मामले में दोबारा जारी हो गए थे, वो भी सस्पेंड हो गए। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने वो भी सस्पेंड कर दिए, और उसकी भी हेयरिंग चल रही है। फिर जो सबसे बढ़कर जो असल मामला है, हुकूमत काफ़ी ज़्यादा इलेक्शन से भाग रही है। नंबर 1 तो ये जी कि महंगाई की शरह जो है वो तकरीबन 50% हो चुकी है, और लोग जो हैं वो तंग आ चुके हैं, और लोगों के एक सर्वे के मुताबिक 73% लोग कहते हैं कि हमारी अब बचत जो है वो नहीं हो रही, जो हम कुछ बचत करते होते थे अपनी आमदनी में से, महंगाई इतनी हो गई है कि अब बचत नहीं हो रही, और वही है हैंड टू माउथ वाला है, जो खाया जो कमाया वही खा लिया, और इसके अलावा कुछ नहीं, रोज़ की मेहनत करें और रोज़ खाएं, ये है सिलसिला चल रहा है जी। तो बहरहाल जावेद लतीफ़ साहब लंदन में थे, और उन्होंने काफ़ी फिर दोबारा से गिले शिकवे किए, और गिले शिकवे ये किए कि इमरान खान साहब को अब तक जेल में क्यों नहीं गए। ये तलाल चौधरी साहब भी कर रहे हैं, ये मरीम साहब का जो ग्रुप है, मरीम साहबा का और नवाज शरीफ साहब का वो ग्रुप जो है वो ज़्यादा बहुत मुतहर्रिक है। तलाल चौधरी साहब हैं, और इसी तरीके से जावेद लतीफ़ साहब हैं, बाकी लोग हैं, वो मुसलसल ये बयानियाँ बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि अदालतों पर इस्टेब्लिशमेंट को निशाना बनाया जाए, और बार बार ये सवाल उठाया जाता है कि आखिर है कौन जो इसके सहूलतकार, नए सहूलतकार कौन है। नए सहूलतकार अब ये जुडिशरी को भी कह रहे हैं, और कभी कभी ये पिंडी की तरफ भी चले जाते हैं, और खुल के नहीं आते, लेकिन बहरहाल इनके दिलों में और दिमागों में ये खदशात मौजूद हैं, और ये उसको ये दुरुस्त नहीं मान रहे कि इमरान खान साहब क्या किसी से कोई रब्ता नहीं है। तो बस वो ये PMLN और ख़ास तौर पर मरीम ग्रुप, बहरहाल ये तो चलता रहता है जी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।